हरिओम नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में सीटेट के 2018 का जो पेपर था उसमें पेपर वन देखने वाले हैं। क्योंकि क्या है आपको पता होगा, सीटेट में दो लेवल होता है, दो पेपर होता है। मतलब ऐसा समझ लो, पहला पेपर वन जो होता है वो फर्स्ट क्लास से लेकर के आपके फिफ्थ क्लास तक के लिए होता है। फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए होता है, प्राइमरी लेवल जिसे बोलते हैं। ठीक है। पेपर टू होता है आपका जो सेकेंडरी लेवल के लिए होता है। तो अभी हम लोग इसमें पेपर वन का देख रहे हैं, फिर आगे पेपर टू का भी देखेंगे। इसमें भी लैंग्वेज, दो लैंग्वेज होते हैं। एक तो लैंग्वेज वन, दूसरा लैंग्वेज टू। तो लैंग्वेज वन में क्या होता है, 91 से लेकर के 120 क्वेश्चन तक होते हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन लैंग्वेज वन में होते हैं। और लैंग्वेज टू में आपके 121 से लेकर के 130 क्वेश्चन तक होते हैं। ठीक है। इसमें भी 30 क्वेश्चन होते हैं। तो जिन्होंने लैंग्वेज वन में संस्कृत मतलब चूज किया है या चयन किया है, तो वो लोग 91 से 120 क्वेश्चन करेंगे। जो लोग संस्कृत लैंग्वेज टू में किया है, तो वो लोग आपका 121 से लेकर के 130 क्वेश्चन तक करेंगे। ठीक है। ये इसके पहले मैंने 91 से लेकर के 105 क्वेश्चन पार्ट वन में, इसका पार्ट वन समझ लो कि उसमें मैंने एक वीडियो बनाई है। उसमें मैंने जो शिक्षण पद्धति है, संस्कृत शिक्षण पद्धति, या आपको ये भाषा 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 पद्धति, हाँ, ये सब चीजों के ऊपर में मैंने उसमें बताया है बहुत अच्छे तरीके से, विस्तार से। इसमें हम लोग 106 से लेकर के 120 क्वेश्चन तक करने वाले हैं। यहाँ देख सकते हो, पेपर सॉल्व विद डिटेल एक्सप्लेनेशन 106 से 120 क्वेश्चन तक। और इसमें गद्यांश एवं पद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है। क्योंकि मुझे कल कल एक कमेंट भी आया था, सर गद्यांश एवं पद्यांश पर आधारित करवा दीजिए प्रश्न। क्योंकि सीटेट का एग्जाम होने वाला है 16 दिसंबर से। एडमिट कार्ड आ गए हैं उसके, तो आप लोग अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लीजिए। और ये गद्यांश पद्यांश आधारित प्रश्नों को मैं आपको बता रहा हूं। जिन लोगों का सीटेट चाहे सेकेंड लैंग्वेज हो चाहे कुछ भी हो, कहीं का भी, मतलब लैंग्वेज वन में चूज कर रखा हो या लैंग्वेज टू में भी चूज कर रखा हो, तब भी ये वीडियो बहुत लाभदायी होगा, क्योंकि लेवल वही रहता है सबका। ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये आपका पेपर है, देख सकते हैं। प्रश्न पत्र वन, संस्कृत लैंग्वेज सप्लीमेंट। अलग से ये बुकलेट मिलती है, इसीलिए संस्कृत लैंग्वेज सप्लीमेंट। और इसका लैंग्वेज कोड होता है 16। ये चार भाग, चौथा भाग जिसमें कि 91 से लेकर के 120 क्वेश्चन होते हैं, और पांचवा भाग, ये दो भागों में विभक्त है, लैंग्वेज वन, लैंग्वेज टू। ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। भाग चार, भाषा एक, संस्कृत, ये प्रश्न संख्या 91 से 120। और भाग पांच, भाषा सेकेंड, संस्कृत, प्रश्न संख्या 121 से 150। ये पूरा दिया हुआ है। और ये संस्कृत में ही, वही ऊपर वाला जो दिशा निर्देश था वो यहाँ पे संस्कृत में दिया हुआ है, देख सकते हो। इयम पुस्तिका मुख्य परीक्षा पुस्तिकायाः एकम परिशिष्टम दिव्य परीक्षेर्थव्य अस्ति। ये भाग चतुर्थ, भाषा एक रूपेण, भाग पंचम पंच भागस्य भाषा दो रूपेण परीक्षा संस्कृत भाषाया दातुम इच्छन्ति, ना तो द्वयोः भागयोः, ना तो दोनों भाग का। इसमें से कोई एक आपको चूज करना है, क्योंकि इंग्लिश या हिंदी, ये दोनों में से कोई एक लैंग्वेज तो आपको चूज करना ही होता है। और उसके अलावा यदि आपने संस्कृत, हिंदी, संस्कृत, बंगला, कन्नड़ा, ऐसे करके टोटल 16 भाषाएं में करवाता है सीटेट एग्जाम, तो वो उन 16 में से आप, जैसे वो उनका अलग से बुकलेट आता है सबका, जो जिस भाषा का लेगा, तो उसमें से संस्कृत जिसने चूज किया 16 कोड का, तो उनके लिए ये बुकलेट मिलती है। ठीक है। और इस पृष्ठ में यहाँ पे ये देख सकते हो, ये तो बाकी मैंने बता दिया है। यहाँ पे केवलम कृष्ण एवं नील बॉयल पॉइंट लेखन्य लिख ली प्रयोग का अनुमता। अब ये वाला जो है ना इंस्ट्रक्शन या निर्देश, ये वाला अब काम का नहीं है, क्योंकि अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। इस बार कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा।
तो इसलिए आप लोग तैयार रहिए, इसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो जिसे सीबीटी भी कहते हैं, वो एग्जाम होगा। भाग 4 और भाग 5 का बिल्कुल इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप लोग सोचोगे कि मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भाषा एक में संस्कृत चूज किया होता है और करके आ जाते हैं 121 से लेकर 150 प्रश्न तक, या भाषा 2 में किया होता है, करके आ जाते हैं 91 से 120 तक। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका गलत हो गया, पूरे 30 क्वेश्चन चले जाएंगे फिर आपके, और आप फेल हो जाओगे बिल्कुल, क्योंकि इसमें 90 नंबर लाने होते हैं। जब 30 क्वेश्चन ही आपके गलत हो जाएंगे तो फिर आप कैसे 90 नंबर लाओगे? तो इसलिए ये बिल्कुल ध्यान रखना कि लैंग्वेज 1 चूज किया है तो 91 से लेकर के 120 करना है, लैंग्वेज 2 चूज किया है तो 121 से लेकर के 150 करने हैं। अब चलते हैं हम लोग। देखिए ये है, मैंने पहले करा दिया 91 से लेकर के 105 तक, मैंने पहले वाले वीडियो में करा दिया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग शुरू करते हैं यहां से। सूचना है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम षडाधिक एक शतात चत्वार चतुर्दशाधिक एक शत पर्यंतम विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखता। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ करके 106 से लेकर 114 प्रश्न तक विकल्पात्मक उत्तरों में से चुन करके उचिततम उत्तर को चुनना है। अब देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि ये प्रश्न कहाँ का है। तो ये जो प्रश्न है, ये आपका गद्य कहाँ का है? ये गद्य आपके रुचिरा बुक है, रुचिरा बुक के 6th क्लास का, ठीक है, 6th क्लास का है। आपको उसमें एक पाठ है, उस पाठ में से ये लिया गया है, ठीक है। और आपको ये मैं इसका एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए पूरा अच्छे से बता दूंगा, फिर उसके बाद हम लोग प्रश्नों पर जाएंगे। पूरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पहले प्राचीन मतलब पूरा मतलब प्राचीन काल में या पहले एक वृक्ष पे एक वृक्ष पर एक चटका मतलब चिड़िया प्रतिवसति स्म रहती थी। कालेन तस्याः संतति जातः। जैसे जैसे समय हुआ तो उसकी उसके संतति हुए, यानी कि उसके पुत्र पौत्र, यानी कि चिड़िया के बच्चे हुए। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रुटयत्। एक बार क्या हुआ, एक प्रमत्त गजः, प्रमत्त मतलब वो क्या होता है, पागल। हाँ, अपने मत में नहीं होता है जो हाथी लोग पागल हो जाते हैं, तो वो ऐसा उन्मत्त प्रमत्त। तो ऐसा जो हाथी था वो क्या किया, तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य, उस पेड़ के नीचे में आकर के तस्य शाखाम शुंडेन अत्रोटयत, उसकी शाखा को सूंड से पकड़ा और तोड़ करके फेंक दिया। तो अत्रोटयत चटकाया नीडम भुवि अपतत, उसी के अंदर में चटका का जो था वो था, क्या कहता है, नीड, नीड मतलब होता है घोंसला, ठीक है। नीड जो है वो भुवि अपतत, भुवि मतलब पृथ्वी पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी, इससे क्या हो गया, जो उसके जो अंडे थे ना, अंडे विशीर्णानी मतलब टूट गए। सारे के सारे अंडे ऊपर से गिरे तो वो सारे अंडे टूट गए। अथ सा चटका व्यलपत, और फिर वो जो चटका है वो क्या हो गई, व्यलपत करने, यानी कि विलाप करने लगी। अच्छा ये बताइए, व्यलपत, मैं आपसे अगर पूछूं, आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो तो बताइए व्यलपट में कौन सा लकार है? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार या विधिलिंग लकार? मैं 4 ऑप्शन देता हूं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लट, लोट, लंग, विधिलिंग, ठीक है। व्यालपत में बताइए। तो विलाप करने लगी। तस्याः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुःखेन ताम अपृच्छत् भद्रे किमर्थम विलपसि इति। उसका जो विलाप सुन करके, मतलब उसका रोना सुन करके, हाँ, सुनकर काष्ठकूट नाम का, हाँ, खग, खग मतलब पक्षी,
काष्ठकूट मतलब होता है ना, जैसे जिसे कहते हैं वुड पिकर। हाँ, वुड पिकर मतलब क्या होता है, वो लकड़ी के अंदर में छेद कर देता है, उसकी चोंच ऐसी होती है, लकड़ी के अंदर छेद कर देता है। उसी वो वाला जो पक्षी था, उसने उसका नाम भी देखो, इसीलिए जो हमारे ये जो जितने भी है ना पंचतंत्र इत्यादि, उसके अंदर में नाम भी ऐसे ही रखे जाते हैं, नामों में बहुत महात्म्य होता है। तो काष्ठकूट जो कण लकड़ी को वो कर देता है, तो ऐसा काष्ठकूट नाम का जो पक्षी था, उसने दुख पूर्वक दुख से ताम अपृच्छत, उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसी, हे भद्रे, हे चटके, भवती किमर्थम विलापम करोषि, आप किस लिए विलाप कर रहे हो, इति यहां पर समाप्त हुआ। फिर उसके बाद चटका आवदत, चटका ने कहा, क्या कहा, दुष्टेनेकेन गजेन मम संतति ही नासिता, एक दुष्ट गज ने, हाथी ने मेरी जो संतति है, हाँ मेरे जो पुत्र है, पुत्र मतलब मेरे बच्चों का नाश कर दिया, अंडे नहीं, अंडे से ही तो बच्चे निकलते, तो अंडे अंडे बच्चों का नाश कर दिया। तस्य गजस्य वधेनेव मम दुखम अपसरेत, उस हाथी के वध के द्वारा ही मेरा, मतलब जब तक मैं हाथी को मार नहीं लूंगी तब तक मेरा ये दुख जाएगा नहीं, मैं हाथी को मारना चाहती हूँ, ऐसा ही वधेनेव, हाँ उस हाथी के वध से ही मेरा दुख जो है अपसरे दूर होगा। तथा काष्ठकूटम, काष्ठकूटा ताम वीणारवम नाम्या मक्षिकाया समीपम आनयत। फिर जो काष्ठकूट था, उसने क्या किया, एक उसको वीणा रवाम, वीणा रवाम का मतलब क्या होता है, वीणा, वीणा तो पता ही है जो सरस्वती माता के हाथ में रहता है, और रवाम, रव बोलते हैं ध्वनि को, रव मतलब होता है ध्वनि, तो वीणा रवा, वो मक्षिका ऐसी थी, मक्षिका का मतलब होता है मक्खी, तो जो वीणा रवा नाम की मक्खी थी, नाम्या मक्ख्या, मक्ख्या नहीं मक्षिकाया, हाँ, तो मतलब वीणा की तरह वो आवाज करती थी, कभी भी मक्खी देखे होगे ना, मक्खी का आवाज जो होता है, तो जैसे वीणा की आवाज होती है वैसे ही वो मक्खी आवाज क्या करती थी, उसके पास में ले गया, कौन, काष्ठकूट, काष्ठकूट नाम का जो पक्षी था, वो उस चिड़िया को वीणा रव मक्षी मक्खी के पास में ले गया। तयो वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत, उनकी बातों को सुनकर के मक्षिका ने बोला, ममा भी मित्र मंडूका मेघनादा अस्ति, मेरा भी जो मित्र है ना, मित्र दोस्त, मंडूका मेघनादा। अब देखिए, मंडूका, मंडूका का मतलब क्या होता है, आपका मेढक, उसका नाम क्या है, मेघनादा। हाँ, वो क्या करता है, मेघ की तरह नाद करता है, ठीक, मेघ मतलब बादल, बादल की तरह वो नाद करता है, नाद, ध्वनि करता है। तो उसने बोला, मक्खी ने बोला कि मेरा भी एक दोस्त है, मेढक है, दोस्त है, जिसका नाम मेघनाद है, अस्ति, शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामः, हाँ जल्दी ही उसके पास जाकर के, उपेत्य मतलब जाकर के, यथोचितम करिष्यामः, जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। अच्छा, उपेत्य, तम उपेत्य, चलिए उपेत्य, ये थोड़ा सा, क्योंकि क्या है, आप लोगों के एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न व्याकरणात्मक पूछे जाते हैं। उपेत्य में कौन सा प्रत्यय है, यथ प्रत्यय, यथ प्रत्यय, तव्यथ प्रत्यय, तव्यथ प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, या ल्यप प्रत्यय के बाद में क्यप प्रत्यय, ठीक, ये चार में से बताइए, यथ प्रत्यय, तव्यथ प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय या क्यप प्रत्यय। आप लोग कमेंट करके बताइए गलत हो या सही हो, आप बताओगे तो फिर मैं आगे वाले वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों का भी एक प्रैक्टिस होता रहे। ठीक, तो जल्दी ही उसके पास में जाकर के जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। तदानीम तो मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरा सर्वम वृत्तांतम न्यवेदताम। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने तब वो दोनों मक्खी के साथ में जा करके मेघनाद के सामने में, पूरा मतलब सामने में, सर्वम वृत्तांतम, सारा का सारा वृत्तांत बता दिया कि कैसे हाथी ने उसके
बच्चों को मारा। फिर उसके बाद में वो काष्ठकूट के पास में गई, काष्ठकूट लेकर के गया उसको वीणा रवा के पास, वीणा रवा उसको मेघनाद के पास। अब मेघनाद जो है मेघनाद के पास में जाकर के फिर उस सारा वृत्तांत बताया। ठीक, तो ये पूरा है। और इसको आप पढ़ो एक बार, रुचिरा बुक के अंदर है, पढ़ो, बहुत बढ़िया है ये कहानी कि कैसे फिर उन सब ने मिलकर के हाथी को मारा। बहुत बढ़िया कहानी है इसके अंदर में। फिर क्या किया, हाथी को ले जा करके, हाथी आया, हाथी के आंख को खराब कर दिया। हाँ, फिर उसके बाद में मेंढक पानी की ध्वनि करने लगे, एक एक खाली कुएं के अंदर में, गड्ढे के अंदर ऐसा मेंढक, क्योंकि मेंढक वही रहता है ना पानी में, तो मेंढक ध्वनि करने लग गया, तो उसको लगा पानी है, और वो जाकर के उसमें कूद गया। और वो कूद गया तो फिर वही ऊपर उसी में से फिर बाहर नहीं निकल पाया, तो मर गया। तो ऐसा बहुत बढ़िया तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, और बहुत अच्छी कहानी है, आप लोग पढ़िएगा, वो रुचिरा बुक के अंदर में है। चलिए अब यहां से शुरू करते हैं। वह इसका प्रश्न देखिए, वृक्षे का प्रतिवसति स्म, वृक्ष पर कौन रहता था। आपको बिल्कुल उत्तर पता लग गया होगा। यहाँ पर पहले ही वाक्य में देखिए, पूरा एकस्मिन वृक्षे चटका प्रतिवसति स्म, तो चटका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चटका। ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं, हंसी भी नहीं है, एका भी नहीं है, कोकिला भी नहीं है, चटका। बहुत इजी प्रश्न होते हैं, अगर आपको समझ में आता है ना तो बहुत इजी प्रश्न होते हैं। संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 30 में से 30 ला सकते हो। ठीक है। गजः शाखाम केन अत्रोटयत, तो देखिए, एकदा कश्चित प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगते, एक बार कोई प्रमत्त गज हाथी जो है उस वृक्ष के नीचे आकर के, तस्य शाखा, उसकी शाखा को शुंडेन अत्रोटयत, तो यही पूछा हुआ, केन अत्रोटयत, तो शुंडेन, दुखेन भी नहीं होगा, आयुधेन भी नहीं होगा, पादेन भी नहीं होगा, इसका शुंडेन आंसर है। मेघनादा कहा अस्ति, अब मेघनाद देखिए कौन है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न। वीणा रवा कौन है, वीणा रवा अगर पूछते तो वो कौन है, मक्षिका। और काष्ठकूटा कौन है, खगः। और आपका मंडूकः कौन है, मेघनादः। देखिए ये रहा, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, तो मंडूकः मेघनादः, मेघ की तरह नाद करता है इसलिए मंडूक का नाम मेघनाद पड़ा। चटकाया किम भूवि अपतत, चटका का क्या नीचे गिर गया, अन्नम, नीड़म, हिरण्यम, या आपका वस्त्रम। तो बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, यहां देख सकते हो, तस ये रहा, चटकाया नीड़म भूवि अपतत, तो नीड़म, नीड़म का मतलब क्या होता है, घोंसला, नेक्स्ट जिसे कहते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट कहते हैं, नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट कहते हैं, तो नीडम। ठीक है, चटकाया नीडम भूवि अपतत। उसके बाद गजः कीदृशः आसीत, गजः कैसा था, प्रमत्ता, दुखिता, गर्विता, बलिष्ठा, तो बिल्कुल एकदा प्रमत्ता गजः, तो बिल्कुल प्रमत्ता गजः, यहाँ देख भी सकते हो। वैसे तो आप देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या, मैंने अच्छे से बता दिया आपको। प्रमत्तः एकदा कश्चित प्रमत्तः गजः, प्रमत्तः। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं आगे, गजेन कानी विशीर्णानी, फलानी, पुष्पानी, कुंडानी, या अंडानी, तो वही है बिल्कुल, गजेन अंडानी विशीर्णानी। आप यहां देख सकते हैं, देखिए, तेन अंडानी विशीर्णानी, है ना, तो अंडानी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडानी। सारे के सारे उत्तर इसी में ही है। अब यहां से थोड़ा सा व्याकरणात्मक प्रश्न आएगा, विशीर्णानी अस्य पदस्य कहा था, अंडानी, नष्टानी, संचितानी, प्राप्तानी। देखिए, विशीर्णानी, अंडानी मतलब अंडों को, विशीर्णानी मतलब क्या कर दिया, उसने गिरा दिया, तो उससे क्या हो गया, अंडे नष्ट हो गए, नष्टानी, इसका आंसर हो गया नष्टानी। संचितानी का मतलब इकट्ठे किए, तो हाथी को इकट्ठा तो थोड़ा ना किया था। अप्राप्तानी, अंडे को प्राप्त किया नहीं।
और अंडानी तो इसका मतलब अर्थ जो है, अंडानी क्या है, अर्थ तो नहीं है ना, किसको गिराया, तो ये भी अंडानी, ये ऐसा हो सकता था। तो इसका आंसर नष्टानी होगा। अधा इति पदस्य विलोम पदम भवति। अधा पद का विलोम पद क्या होता है, तो देखिए अधा, अधा का मतलब क्या होता है, नीचे, ठीक है। अगर इसका पर्याय पद पूछता, विलोम के जगह पे पर्याय पूछता, तब आपको नीचे ही लगाना होता। परंतु अधाह का मतलब क्या होता है, नीचे, तो उसका विलोम पद क्या होगा, उल्टा क्या होगा, नीचे ही नहीं होगा, पार्श्व नहीं होगा। पार्श्व मतलब होता है समीप में। भूवि नहीं होगा, भूवि मतलब होता है पृथ्वी पर, सप्तमी विभक्ति हुई है ना, पृथ्वी पर। ऊपरी, ऊपर, तो नीचे का ऊपर हो जाता है, तो अधा का ऊपरी, तो ये यहाँ पे इसका आंसर ही हो जाएगा। एक जैसे आप देखिए, मैंने अभी आपसे पूछा ना व्यलपत, इसमें लकार, तो वही है कि करिष्यामा इति पदे लकार, इन्होंने प्रश्न पूछा हुआ है, इसीलिए मैं आपसे कमेंट में पूछ भी रहा हूं, तो आप लोग जरूर बताइएगा। करिष्यामा में कौन सा लकार है, बिल्कुल सरल सा है, करिष्यामा भविष्य काल का है वाक्य, और भविष्य काल में कौन सा लकार होता है, लट नहीं होता, लोट नहीं होता, लृट होता है, लंग भूतकाल में। ठीक, अब चलते हैं आगे, गद्यांश के प्रश्न हो गए, अब पद्यांश के प्रश्न को देखते हैं। देखिए, अधोलिखितान श्लोकान पठित्वा प्रश्नानां पंचदशाधिक एकशतात्, हाँ, विंशत्यधिक एकशत पर्यंतम विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखता। यानी कि नीचे दिए गए श्लोकों को पढ़ करके प्रश्नों के 115 से लेकर के 120 प्रश्न तक विकल्पात्मक उत्तरों में से चुन करके लिखना है। अब ये सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये सारे के सारे सुभाषितानी है, और ये आपको मिलेंगे कहां पे, 7th क्लास की रुचिरा बुक में। तो इससे ये पता लगता है, आप रुचिरा बुक ले लो 8th क्लास तक की, 6th 7th 8th, आपको मैं आगे और दिखाऊंगा, रुचिरा बुक से ही आता है, गद्य पद्य दोनों में से रुचिरा बुक से ही आता है। तो वो 6th क्लास की पार्ट था, और ये आपका, ये है आपका 7th क्लास के है, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। देखिए, एक एक श्लोक का मैं अर्थ करते हुए चलता हूं पढ़ करके, क्योंकि फिर सबको एक बार पढ़ दूं फिर एक एक का अर्थ करूं तो टाइम ज्यादा जाएगा, और अब एग्जाम नजदीक है, तो वीडियो ज्यादा देर देखने का फायदा नहीं है। हाँ, आप कम देर में ज्यादा चीजें समझे। चलिए, उद्यमेन ही सिद्ध्यति, देखिए उद्यम से ही सिद्ध होता है, उद्यम मतलब होता है परिश्रम, परिश्रम से ही सिद्ध होता है। कार्याणि न तो मनोरथ है, परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं कार्य, न तो मनोरथ ही, मनोरथ ही का मतलब होता है मन की इच्छा रख, मनोरथ मतलब मन में इच्छा करने, इच्छा रखना, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने रखा कि आज मैं सुबह सुबह 5 बजे उठूंगा और एक्सरसाइज करूंगा, हाँ, या मैं सुबह 5 बजे उठ करके मतलब बुक पढ़ूंगा। अब आप मन में सोच रहे हो बस, लेकिन परिश्रम कुछ नहीं कर रहे हो, रात को 2 बजे तक जगे हुए हो, लेकिन सुबह सोच रहे हो मैं 5 बजे उठूंगा, तो कैसे उठोगे, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, उद्यम करना है, परिश्रम करना है। हाँ, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति, उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना तो मनोरथ है, ना कि मनोरथ से। और इसका एक उदाहरण नीचे दिया है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मेगा, क्योंकि देखिए, सोए हुए शेर के, शेर जो होता है ना, शेर, सिंह, सोए हुए शेर के मुंह में, शेर सोचता है, अगर मान लो शेर सोया रहे और ये सोचे कि मैं आज बहुत भूखा हूं, काश मुझे वो मिल जाए कि हिरण मिल जाए, हाँ, मैं उसको खा लूंगा। अब वो क्या, हिरण आ जाएगी उसके पास में और वो बोलेगी मुझे खा लो, ऐसा तो नहीं है। शेर को शिकार करना पड़ता है, हिरण के पीछे भागना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हिरण अपने साथ बहुत दूर तक ले जाता है, फिर जाकर के उसका शिकार कर पाता है, और
जब शिकार कर लेता तब जाकर के उसकी भूख मिटती। तो वही उसी प्रकार से जैसे कि सोए हुए शेर के मुख में अपने आप मृग मतलब जो यहाँ पे हिरण वगैरह वो आपके मुख में प्रवेश नहीं करते, वैसे ही जो है परिश्रम करना पड़ता है कार्य की सिद्धि के लिए, न तो मनोरथ से कार्य सिद्ध होता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा श्लोक है, ये तो पहले ही पाठ का है, उसका पहला ही पाठ है 7वीं क्लास का, और ये तीसरा ही श्लोक है पहले पाठ का। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। क्या बोलते हैं? सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से ही पृथ्वी, मतलब इसमें सत्य की महिमा बताई हुई है। हाँ, इसीलिए हमें सत्य बोलना चाहिए, सत्य पर रहना चाहिए, हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, वो चीजें इसमें बताई हुई है कि सत्येन धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी को धारण कर रखा है किस कारण से? कि यहाँ पर सत्यता है। जिस दिन सत्यता खत्म हो गई पृथ्वी भी धारित नहीं रहेगा। सत्येन तपते रवि, हाँ सत्य से ही रवि, ही रवि मतलब होता है सूर्य, सूर्य तपता है, सूर्य में तपन होती है, किससे? सत्य से। सत्येन वाति वायुश्च, हाँ और सत्य से ही वायु जो है वाति, वाति मतलब प्रवाहती, बहती है सत्य से ही। और सर्वम सत्य प्रतिष्ठित, सब कुछ क्या है? सत्य में ही प्रतिष्ठित है, सब कुछ आपका सत्य के अंदर में ही रखा हुआ है। ठीक है, तो इससे ये है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। उसके बाद आते हैं श्लोक संख्या तीसरा, सद्भिरेव सह सीता सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर विवाद मैत्रीम च नासद्भिः किंचिदाचरेत। क्या बोलते हैं? सद्भिरेव सह आसीत, सद्भि, सद्भि का मतलब यहाँ पे ये है। अच्छा ये बताइए, चलिए आप लोग बताएंगे तो ज्यादा वो रहता है इससे। सद्भि में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? ठीक है, ये बताइए। मैं ऑप्शन दे देता हूं, 4 ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन है चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, तृतीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति द्विवचन, और चौथा ऑप्शन है तृतीय विभक्ति बहुवचन। 4 ऑप्शन है, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, तृतीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति द्विवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन। आपको यह बताना है सभी में कौन सी विभक्ति है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। तो सद्भी में सद्भी रेव साहसिक, सद्भी मतलब होता है सज्जन लोगों, सद मतलब होते हैं सज्जन लोग, सज्जन लोगों के साथ में रहना चाहिए। सा आसित, सा मतलब साथ में, तो सज्जन लोगों के साथ में रहना चाहिए। और ये आपको हिंट भी मिल गया है, सहयोगे का विभक्ति भवती, सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, आपको हिंट है। हाँ, सद्भी कुर्वीत संगति, सद्भी लोगों के साथ में हमें संगति करनी चाहिए। संगति मतलब आपको पता ही है, सत्संगति वगैरह सुने हो, सभी लोगों का साथ रखना चाहिए, मतलब कि उन लोगों के संगत में रहना चाहिए। हाँ, सद्भी कुर्वीत संगति, उन लोगों का संगत मतलब उन लोगों के साथ में रहना चाहिए। और क्या बोला? सभ्य विवाद मैत्रीम च, सभी लोगों के साथ ही विवाद भी करना चाहिए। मतलब जो वाद विवाद होता है ना, लड़ाई झगड़ा, मतलब ऐसे हाथापाई नहीं, हाँ बातों से विवाद, जैसे उसने बोला कुछ बात आप उसका उल्टा बोलो,
ये चीज सभी लोगों के साथ ही करना चाहिए, और मैत्री भी उन लोगों के साथ, मित्रता भी उन लोगों के साथ करना चाहिए। विवाद भी करो और मित्रता भी करो, लेकिन किसके साथ? सद्भी के साथ। और ना सद्भी किंचित आचरित, और असज्जन लोगों के साथ में कुछ भी नहीं करना चाहिए, किंचित आचरित। ना तो उनसे झगड़ा करना चाहिए, ना तो उनसे मित्रता करना चाहिए, ना तो उनके साथ रहना चाहिए। ठीक है, ये चीजें मतलब ये आपको सज्जनों के साथ में संगति रखना चाहिए, और हर जगह पर संगति का, सत्संगति का महिमा बताया ही हुआ है। सत्संगति का महिमा हर जगह पर बताया हुआ है, तो इसमें भी सत्संगति का महिमा बताया। ठीक है, आगे देखते हैं। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेवं तदेव परिवर्जयेत। तो कहते हैं मित्रेण कलहं कृत्वा, मित्र से कलह करके, कलह मतलब लड़ाई झगड़ा करके, मित्र से लड़ाई करके न कदापि सुखी जना, कभी भी सुखी नहीं हो सकते। ठीक है, कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना, कभी सुखी लोग नहीं हो सकते। और इति ज्ञात्वा, ये जान करके, प्रयासेन, प्रयास से, अपने प्रयास से, तदेवं परिवर्जित, ऐसा अगर होता है तो उसका परिवर्जन करो, यानी कि उसको, अगर लड़ाई झगड़ा कहीं होता है तो उसको आप सॉर्ट आउट कर लो, लड़ाई मत करो, क्योंकि लड़ाई करने से, अगर दोस्तों से लड़ाई होती है तो कभी भी सुखी नहीं रह पाओगे। तो इसलिए अपने दोस्त से कभी भी लड़ाई मत करो। फिर उसके बाद आते ये वाला श्लोक पांचवा। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। देखिए क्या बोल रहे हैं, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन। हाँ, किसी को भी आप प्रिय वाक्य बोलते हो, आप बोलो उसको कि आज बहुत अच्छे लग रहे हो, हाँ, या आपने जो खाना बनाया बहुत अच्छा खाना बनाया है, या आज तू होमवर्क, जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं, आज होमवर्क यार तेरी राइटिंग तो बहुत अच्छी है। तो उससे क्या होता है, अगर आप किसी को प्रिय बोलते हो, अच्छा बोलते हो, तो उससे सब लोग तुष्ट होते हैं। तुष्ट मतलब प्रसन्न होते हैं, तुष्यंती मतलब प्रसन्न होते हैं, तुष्यंती प्रसन्न होते हैं, सभी मानव प्रसन्न होते हैं, सभी जनता प्रसन्न होते। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसीलिए हमेशा प्रिय ही बोलना चाहिए। और वचने का दरिद्रता, ये जो पंक्ति है ना, वचने का दरिद्रता, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। वचने का दरिद्रता, मान लो कभी आपका कोई दोस्त है, कुछ है, उसने क्या किया, उसने कोई मतलब मान लीजिए उसने आपको मतलब घर का बात ले, चलो ठीक है, घर में क्या है, आपके खाने में थोड़ा सा नमक कम हो गया, मान लीजिए, एक उदाहरण ले रहा हूं, तो आप ये नहीं उसको डांटोगे, अरे वाह आज जो खाना बना है। आपको क्या करना है, बोलना, तारीफ ही तो करनी है, मुंह से करो तारीफ, बस और कुछ नहीं है, मुंह से तारीफ। उसमें दरिद्रता मत करो, उसमें कंजूसी मत करो, जितनी तारीफ कर सकते हो करो, उससे वो खुशी होगा। ठीक है, तो वचने का दरिद्रता, वचन करने में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये वाली पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आते हैं, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापी मातरम पितरम सदा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। क्या बोलते हैं, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापी, श्रेष्ठ लोगों को, ठीक है, श्रेष्ठम जनम मतलब श्रेष्ठ लोग, हाँ बड़े लोगों का, गुरु और चापी, इसके अलावा भी मातरम, माता का, पिता का, इन सब की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, सेवित, सेवा करनी चाहिए। और कैसे सेवा करनी चाहिए, सततम, हमेशा और सदा, हमेशा सर्वदा उनकी सेवा करनी चाहिए। और कैसे, मनसा, मन से, कर्मणा, कर्म से, वाचा, वाणी से, मन से, कर्म से और वाणी से इनकी सेवा करनी चाहिए। श्रेष्ठ लोगों की, अपने से बड़े लोगों की, गुरु की, माता की, पिता की, मन से, वाणी से, कर्म से सेवा करनी चाहिए हमेशा। ठीक है, ये 6 सुभाषितों का मैंने अर्थ अच्छे से बता दिया, एक एक शब्द का अर्थ क्लियर कर दिया, ताकि आप लोगों के एग्जाम में आए, इनमें से कोई भी सुभाषित आए तो आप लोग आराम से कर सको।
और कहीं और फिर आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और वैसे अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक, और एक मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया, तो उस टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, मैं उसकी लिंक भी नीचे डाल दूंगा। उसमें आप ज्वाइन होकर के आप लोग ये कर सकते हो कि कोई भी प्रश्न हो तो आप वहां पर पर्सनली पूछ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, अब चलिए आप प्रश्न देखते हैं यहां से। केन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, बिल्कुल प्रश्न सरल सा है। देखिए, उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, बिल्कुल। मनोरथेन नहीं होता, सुप्तेन नहीं होता, मुखेन नहीं है, इसका आंसर ये बिल्कुल पहला ही शब्द से बना हुआ। मित्रेण किम कृत्वा जनः कदापि सुखी न भवति। अब यहाँ पे ये देखिए, मित्रेण कलहम कृत्वा, कलह करके, तो कल किम कृत्वा क्या करके, तो कलह करके, जनः कदापि सुखी न होती, कलहम कृत्वा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। प्रिय वाक्य प्रदानेन के तुष्यन्ति। अब यहां पर देखेंगे, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, तो मानवाः नहीं, देवाः नहीं, न कोपी नहीं, इसका जरिए जंतवः। श्रेष्ठ पदस्य पर्यायः अस्ति, श्रेष्ठ पद का पर्याय। देखिए, श्रेष्ठ का मतलब क्या है, बड़े, ज्येष्ठ। तो गुरु, गुरु का तो है ही, गुरु तो दिया ही हुआ है। माता भी दिया हुआ है, पिता भी दिया हुआ। उत्तम, उत्तम, अच्छे लोगों का हमें वो करना चाहिए। श्रेष्ठ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, उत्तम, इसका आंसर ये। ठीक है, अब इसके बाद अगली वीडियो आएगी आपको पांचवें भाग को लेकर के, जो सेकेंड लैंग्वेज होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक, और ये अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे के मैं सारे पेपर कराने वाला हूँ 16 तारीख से पहले पहले। ठीक है, 16 दिसंबर से पहले पहले मैं सारी वीडियोज कर दूँ। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।